सो यस वी आर लाइव अगेन बेटा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए आज मैं इंडियन पॉलिटी की मैराथन लेके आऊँगा। तो जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा हमें देख रहा है आज अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बैठ के, लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठ के, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठ के, तो जो बच्चा बेटा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, आप रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, जीडी या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात की 100% श्योरिटी है कि आप के एग्जाम में अगर पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखें। तो सबका बेटा क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे बेटा क्लास को एक बार जल्दी से शेयर भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यस, स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। जो हमारी क्लास को देख रहा है उन सबको बहुत बहुत प्यार एंड थैंक यू सो मच टाइम पे आने के लिए। चलिए सो बेटा यार आपके सामने हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज ये क्लास चलेगी, आपके इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां या फिर रेजिडरी पावर्स 1935 में किसके अंडर थी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि रेजिडरी पावर होती क्या है। जैसे कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या अपने संविधान की बात करें, हमारे संविधान के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट। एक बेटा आपकी समवर्ती सूची या फिर एक कंकरेंट लिस्ट। लेकिन अगर मानो कोई ऐसी चीज सडनली निकल कर आए जहां पर सरकार को रूल बनाना, रेगुलेशन बनानी है, तो उसको बोलते हैं रेजिडरी पावर्स। वो पावर्स या वैसा कोई सब्जेक्ट जो आपके यूनियन, स्टेट या कंकरेंट किसी भी लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है। तो जब 1935 का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया तो उस समय पावर्स दी गई थी बेटा किसके अंदर, गवर्नर जनरल के अंतर्गत। गवर्नर जनरल के अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी यह भी आता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। डेफिनेटली सिंपल आंसर इज विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन यह भी आता है कि जब भारत आजाद हो गया तो भारत के आजाद होने के बाद पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, लेकिन बेटा आंसर ये गलत है। राइट आंसर इज माउंटबेटन। लॉर्ड वगैरह बोलने की कोई जरूरत नहीं है, माउंटबेटन ही सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बेटा जिन बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है बहुत शानदार, और जो लोग करेक्ट नहीं दे पाए हैं कोई बात नहीं भैया, आपके एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने जाके आंसर करेक्ट करके आना है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 हो चुका है बेटा, ये हमारी क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान में इन चारों में से किसके अंदर दी गई है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर, डीपीएसपी के अंदर, सिटीजनशिप के अंदर या फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन के अंदर। क्वेश्चन ये ऐसा है, हम क्लास में कभी ना कभी ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन आज हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जब हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वैसे हमारे संविधान में 2 प्रकार के स्टेट की बात करी जाती है, एक पुलिस स्टेट की और एक वेलफेयर स्टेट की। एक पुलिस स्टेट और एक वेलफेयर स्टेट। जब हम पुलिस स्टेट की बात करेंगे भाई, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए काम किया जाता है। वहीं पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्टेट, इट मींस यहां पर हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। सर डीपीएसपी क्या होता है बेटा, हमारे संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है कि जिस तरीके से पॉलिसीज राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाएंगी, कुछ पॉलिसीज ऑलरेडी डिफाइंड करी हुई हैं। उन पॉलिसीज को यूज करके, उन पॉलिसीज के फीचर को, उन डीपीएसपी के अंदर जो पॉलिसीज के फीचर लिखे गए हैं, पॉलिसीज में उन फीचर को डाला जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज बी। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो डीपीएसपी हमारे देश, हमारे संविधान का बेटा कौन सा पार्ट है। सर पार्ट 4 डीपीएसपी का है। और बेटा इसका आर्टिकल क्या है। सर इसका आर्टिकल है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। आपने ये बातें बिल्कुल भी नहीं भूलनी, क्योंकि आपके एग्जाम के दोनों चीजें कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए बेटा। थर्ड, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, उसको भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में, नेशनल एंथम के रूप में कब अपनाया गया था।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरीके से आएंगे। या तो आपसे पूछेंगे नेशनल एंथम, आपसे पूछेंगे नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि बेटा राष्ट्रीय गान पूछेंगे, या फिर आपसे राष्ट्रीय गीत यानी कि आपसे नेशनल सॉन्ग पूछेंगे। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को ही 24 जनवरी 1950 के अंदर, 24 जनवरी 1950 के अंदर अपनाया गया था राष्ट्रीय गान जनगण मन। राइट आंसर इज हमारा वेरी गुड 1950 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बेटा यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सारे बच्चे सी लगा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। अगर इसी प्रकार आपकी प्रिपरेशन है और अगर इसी प्रकार आपने एग्जाम में जाके रिस्पॉन्स भी किया, आपने इसी प्रकार आंसर भी दिए, तो इस बार तो आपकी सरकारी नौकरी एक पक्की है। और आपने जीके जीएस में आके यही बोलना है कि जीके जीएस हमें साहिल सर ने पढ़ाई थी। आज हम पॉलिटी की मैराथन कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के अंदर ये मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन अलग करेंगे और एंशिएंट और मिडाइवल की मैराथन अलग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा। अगर आपको क्लास के अंदर लग रहा है कि भैया क्वेश्चन बढ़िया है और आपको मजा आने वाला है, तो आपने जल्दी से बेटा क्लास को एक बार लाइक कर देना और क्लास को एक बार जल्दी शेयर भी कर देना। हम यहां बात करते हैं हमारा भारत है, हमारा जो राष्ट्र है, यानी कि हमारा जो नेशन है, हमारे संविधान में उसे किस नाम से मेंशन किया गया। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करते हैं, यानी कि हमारे देश के स्टेट एंड टेरिटरीज की बात करते हैं। वहीं पर आर्टिकल 1 में ये डिफाइन किया गया है। क्या लिखा है बेटा? लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा है बेटा? इंडिया दैट इज भारत। तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज भारत एंड इंडिया इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है बेटा यहां पर आपका करेक्ट होगा। अब मैं पलट कर देखने वाला हूं कि आप में से किस किस बच्चे ने आंसर बेटा, अरे क्या बात है, मतलब मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया तरीके से ए आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए बेटा, आपका जो अमेंडमेंट का सेशन है मेरे दोस्त, वो हम किसी और दिन एक अलग स्पेशल क्लास में 10-15 मिनट में कर लेंगे। आज आपकी पूरी पॉलिटी की मैराथन है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कौन सा शामिल नहीं था? प्रियम्बल, जब भी आप संविधान की बात करते हो तो प्रियम्बल आपको सबसे आगे दिखेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब हमारा संविधान 1975 तक, हमारे संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में इनमें से कौन सा ऐड नहीं था, यह बताइए। फ्रेटर्निटी, सवर्निटी, इक्वालिटी या इंटीग्रिटी? ये ना बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो क्या होता है ना, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42वां संविधान का संशोधन या फिर 42वां संविधान का संशोधन जो कि 1976 में हुआ, जिसको हम प्यार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसको बेटा प्यार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यहां पर 3 वर्ड ऐड किए गए थे सर, कौन कौन से? एक सेक्युलर, एक सोशलिस्ट और एक इंटीग्रिटी। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को सेक्युलर और सोशलिस्ट तो याद रह जाता, लेकिन बच्चों को इंटीग्रिटी याद नहीं रहता। तो 1976 में इंटीग्रिटी को याद ऐड किया गया, यानी कि अखंडता को ऐड किया गया। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर आप सारे आंसर सही दे पा रहे हो तो एक बात समझ लीजिए और अपनी पीठ पर थपथपा लीजिए, खुद को शाबाशी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 60 से लेकर 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एक बात बहुत क्लियर है कि आपके आने वाले क्वेश्चन भी सही होंगे, यानी कि आपके एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन सही करने वाले हो। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत की देशी रियासतों के विषय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपको पता होगा कि एक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई थी। देखो क्या है ना, जब भारत देश आजाद हुआ ना, तो मोस्टली सारे राज्य या सारे प्रांत, सारे प्रोविंसेस भारत में ऐड होना चाहते थे।
लेकिन कुछ लोग के अपने नखरे चल रहे थे, कुछ अलग डामेबारियां चल रही थी। जैसे कि सबसे ऊपर की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, जब हरि सिंह ने बोला कि नहीं अपना अलग राज्य चाहिए, हम अलग अपनी कंट्री बनाएंगे, फिर पाकिस्तानियों ने जब उनके ऊपर हमला किया तो फिर उन्होंने फिर भारत की शरण में आए, फिर भारत का हिस्सा बने। अभी आर्टिकल 370 खत्म किया, अखंडित कर किया ना, एकदम अलग कर दिया था, जिस वजह से अब एक अखंड भारत बन चुका है, पूरा भारत एक बन चुका है। जल्दी उम्मीद है कि पीओके भारत का पार्ट होगा, मैं तो चाहता हूं भैया, है ना। फिर उसके बाद हैदराबाद के अलग अपने ड्रामे चल रहे थे, है ना। तो उन सबको जोड़ने के लिए, पूरे देश को एक बनाने के लिए एक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई, जिनके चेयरमैन थे, जिनके चेयरमैन बेटा कौन थे सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंपल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को। लेकिन इसके सेक्रेटरी कौन थे? इसके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। इनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे काम को करने में वीपी मेनन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो भैया कहां है? वेरी गुड, सरदार पटेल और वीपी मेनन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, अगर हम सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे वो सिंपल क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ओरिजिनल नाम वो वल्लभ भाई पटेल ही था। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया बेटा? जल्दी बोलिए। सिंपल आंसर है, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है और सिंपल क्वेश्चन का आंसर सिंपल ही होता है ना। जल्दी बोलो बेटा, क्या आंसर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल महात्मा गांधी ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। वैसे तो जब 1928 में आपका बरदौली सत्याग्रह हुआ, तो बरदौली सत्याग्रह की फीमेल ने उनकी रिस्पेक्ट में पटेल साहब को सरदार कहा कि हमारे सरदार हैं ये। लेकिन सरदार टाइटल उनके नाम के आगे जो लगता है वो किसने दिया बेटा? वो दिया था महात्मा गांधी ने। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ जो कि पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, ठीक है। तो एक ही साल में 3 अलग राज्य बने थे। एक बना छत्तीसगढ़, एक बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड बेटा अलग हुआ था यूपी से, जिसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था। फिर उसके बाद एक बना झारखंड, जो अलग होकर बना था कहां से बेटा? सर ये अलग होकर बना था बिहार से, ये अलग होकर बना था बिहार से। तो आपने मेरे को बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है। वेरी 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 गुड, 1 नवंबर 2000 इज द करेक्ट आंसर। इस दिन हम छत्तीसगढ़ दिवस भी मनाते हैं। इसमें हम बेटा हम इस दिन हम छत्तीसगढ़ दिवस भी मनाते हैं, राइट। चलिए 8 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आइए बेटा, अगला क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? यानी कि यहां पर आपसे सिटीजनशिप के बारे में बात करी जा रही है, नागरिकता के बारे में बात करी जा रही है। यहां पर नागरिकता के बारे में अगर आपसे मैं क्या पूछा भैया, कौन सा पार्ट पूछा? अगर मैं आपसे आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल क्या रहेगा सर? आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 5 से 11। एक बड़ी फनी ट्रिक है। एक बार मैं बैठा था हमारे पवन सर के साथ, तो मेरे को उन्होंने एक ट्रिक बताई कि बेटा कि एक ट्रिक है मेरे भाई, है ना, आप जानते हो भैया कि उनसे मेरी ज्यादा बनती है। एक ट्रिक है नाग पंचमी। मैंने कहा नाग पंचमी क्या है? कह रहा नाग से बनेगा नागरिकता, नाग से बनेगा नागरिकता और पंचमी से बनेगा आर्टिकल 5 से स्टार्ट होगा और आर्टिकल 11 तक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन से पार्ट में होगा, है ना। आपके सामने 4 पार्ट लिखे हुए हैं। पार्ट सेकंड नागरिकता की बात करता है, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज, डेफिनेटली बेटा करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करता है। वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब मैं आपको बताने आया था कई क्लासेस में, कि जब आप मेरी पॉलिटी के मैराथन लेने आओ या किसी भी क्लास को लो, अपने साथ एक नोटबुक और अपने साथ एक पेन लेके बैठना, क्योंकि जो भी ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारे आपके काम आने वाली हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने नागरिकता का क्वेश्चन लिया तो नागरिकता से ही आएगा। हो सकता है कि यहां पर फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ आ जाए, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हुआ आ जाए, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि आपका डीपीएसपी आ जाए, तो मैंने आपको बता दिया।
तो आपके माइंड में सारा होना चाहिए। सोचो किस नागरिकता को लेकर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल पता होना चाहिए ना भाई। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। अरे भैया क्या बात है। एक और क्वेश्चन नागरिकता से कि भारतीय संविधान में आप नागरिकता किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। सपना कह रही कि सर मेरा आज बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। तो सपना हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान करे कि इस साल आप अपने जीवन में जो भी इच्छाएं रखते हैं सारी पूरी हो जाए। राइट, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो देखो एक ना ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, ब्रांड। वो ट्रिक है ब्रांड, ठीक है। ब्रांड एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बता देगी कि भारत के अंदर आप नागरिकता किस प्रकार से ले सकते हो। भारत में बेटा आप नागरिकता किस प्रकार से ले सकते हो। बी से डेफिनेटली बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, है ना। इसके बाद आपसे एन से नेचुरलाइजेशन, डी से आपका डेसेंट की आपके जो वंशज होंगे। तो इस प्रकार आपका ब्रांड बन जाएगा। अगर आपके यहां पर जाकर देखूं तो बेसिस ऑफ बर्थ डेफिनेटली करेक्ट, बेसिस ऑफ रेजिडेंस डेफिनेटली करेक्ट, बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन डेफिनेटली करेक्ट एंड बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए भैया। वो कह रहा है कि मेरा ही बर्थडे है भाई, जिस जिसका बर्थडे है सबको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में कौन से ईयर के अंदर ऐड करी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में कौन से दिन पर ऐड करे गए थे। एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि अगर आपने आज की पूरी हमारी मैराथन देखी तो आपके आने वाले एग्जाम में पॉलिटी, आपके आने वाले एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप में से किस किस बच्चे को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, कि आप में से किस किस बच्चे को बेटा इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जल्दी से मुझे आंसर देंगे आप। राइट आंसर इज, देखो अगर आपसे मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, मौलिक कर्तव्यों की बात करूं, जब संविधान बनाया गया तब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, उसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। मेरे ख्याल से मैं इसको पहले बता के भी आया हूं अभी, तो बल्ले बल्ले होगी आपकी। तो 1976 इज द करेक्ट आंसर। हमारे भारत में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है बेटा? सर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन 42वें संशोधन में केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। लेकिन वहीं पर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। इन दोनों को मिलाकर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आइए बेटा। अभी तक मेरे ख्याल से सब बच्चों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है। मौलिक अधिकारों की बात इनमें से कौन से भाग के अंदर करी गई है? आज आपके मजे आ रहे हैं कि मैं आपको आंसर पहले ही दे देता हूं और वही क्वेश्चन आ जाता है। एक बात और सुन लो, अगर आपको यह बात डाउट हो, मेरे ख्याल से डाउट आपको होगी नहीं बेटा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, ईपीएफओ, एसएसए, ईपीएफओ, ईओ, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीएस, जेएनयू, इग्नू, रेलवेज, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, कितने हो गए? 12, 16 पेपर गिन लिया मैंने। अगर आप इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज, देखो यहां पर लिखा है आपके सामने बेटा, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, तो पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम यहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, अगर मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली भैया भाग या पार्ट 3, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान दिया गया, यानी कि राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है? मैं नहीं समझता कि आप इसका आंसर मुझे गलत देंगे, लेकिन मैं यह समझता हूं कि करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको इन चारों आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। तैयारी तभी पक्की जब आपको चारों आर्टिकल अच्छे तरीके से आते हैं, है ना। बताइए बेटा क्या आंसर होगा? अगर हम इसकी बात करें, आर्टिकल 14 राइट आंसर है भैया। आर्टिकल 14 आपको राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि बोलने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश में कहीं रहने का अधिकार, देश में कहीं इधर उधर जाने का अधिकार, देश में
कोई भी प्रोफेशन फॉलो करने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 बेटा रिलेट करता है आपसे गिरफ्तारी से रिलेटेड है बेटा ये, कि आप किसी को बिना बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते, एक जुर्म के लिए बार बार गिरफ्तार नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। मेरा आप लोगों से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A से आप क्या समझते हो? आर्टिकल 21A के बारे में मुझे बताइए जल्दी से। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आप में से किस किस को पीडीएफ चाहिए। आई थिंक सबका आंसर यस है बेटा। आपने कुछ नहीं करना, आपने हमारी अड्डा की एप्लीकेशन, आपने बेटा हमारी अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसी क्लास के बाद आज 12 बजे से पहले पहले मैं आपको ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपने अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैं आपको उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन कहां से होगी? आपकी जो लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास के ऊपर एक नीली पट्टी है, उस पर एक लिंक है, वहां पर क्लिक करो और जाकर ऐप को डाउनलोड करो। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जहां लिखा होगा आगे साहिल मदान, आप उस पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो। राइट आंसर इज राइट टू एजुकेशन, राइट आंसर इज राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार। इसके आगे नहीं बताऊंगा, क्या पता इससे भी रिलेटेड आगे क्वेश्चन कोई आ रहा हो, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 13वां, जल्दी से। अरे भैया सर इतना बड़ा क्या पूछ लिए? आपके पास ना कुछ मैचिंग करने के लिए आर्टिकल दिए गए हैं और आर्टिकल के अंदर जो सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं। आपने मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा। बहुत सिंपल है, आपने मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जीएस बाय साहिल मदान, जीएस बाय साहिल मदान आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ख्याल से 7000 बच्चे मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं और उनको पीडीएफ मिलती है टाइम पे। तो आप भी बेटा जाइए और आज ही जाकर, अभी मतलब क्लास के बाद ऐप को डाउनलोड करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आज आपको 12 बजे से पहले क्लास वहां पर मिल जाएगी। देखो भैया मुझे भी नहीं पता आंसर क्या, पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, भैया ये एकदम करेक्ट है, ये गलत नहीं है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भैया। इसमें कहा जाता है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलेगी सबको अपॉर्चुनिटी बराबर दी जाएगी, है ना। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल, भैया ये गलत है, ये गलत है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात नहीं करता। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आर्टिकल 17 क्या होता है। अब आप मुझे आर्टिकल 17 क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो बच्चे देख रहे हैं बेटा क्लास लाइव अभी बता दीजिए, और जो बच्चे क्लास को देखेंगे बाद में वो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। फिर जाके मैं देखना चाहता हूं कि किस किस बच्चे ने आंसर करेक्ट दिए। राइट, चलिए। सो यस द करेक्ट आंसर इज सी, इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा सी बेटा यहां पर मैच नहीं कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इनमें से कौन से राइट के अंदर आपको दी जाएगी? फ्रीडम ऑफ प्रेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं अभी क्वेश्चंस, क्या बात है, क्या बात है, सब बच्चों ने आर्टिकल 17 का आंसर दे दिया है ना। आर्टिकल 17 डेफिनेटली रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, डेफिनेटली बेटा रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटा और भी है, आर्टिकल 15, जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। राइट, देखो भैया यहां पर प्रेस की अगर बात करी जाए, यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19A या आर्टिकल 19(1). राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, इज द करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चे बी लगा रहे हैं? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जो बच्चे क्लास के अंदर अभी भी नहीं जुड़ पाए बेटा, मैं चाहता हूं कि मैं उनको हमारी जो ये क्लास है
उनका लिंक दे दूं जिससे कि वो हमारी क्लास के अंदर समय पर जुड़ पाएं, है ना भैया। तो कभी कभी बच्चे मुझे डांट लगा देते हैं कि सर आप क्लास स्टार्ट कर देते हो, हमें लिंक शेयर नहीं करते टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहां पर मैंने शेयर किया, शेयर करने के बाद जो मेरा टेलीग्राम बेटा ग्रुप है जीएस बाय साहिल मदान, उसमें ये शेयर हो चुकी है वीडियो कि यस वी आर लाइव, ज्वाइन फास्ट। अब जिस बच्चे को लगेगा कि ज्वाइन करनी चाहिए वो ज्वाइन कर लेगा, है ना। चलिए क्या है भैया, देखो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 कैबिनेट मिशन के अंतर यह बनाई गई थी। 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक या पहली मीटिंग होती है जिसके अंदर प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट बनाया गया बेटा किसे, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया प्रेसिडेंट। इन्हें बनाया गया परमानेंट प्रेसिडेंट किसका, संविधान सभा का, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यस राजेंद्र प्रसाद जी इज द करेक्ट आंसर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लेके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वो इकलौते ऐसे हमारे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार अपने 5-5 साल की टर्म्स को पूरा किया है, और इकलौते ही वही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए बेटा। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे या सभी शिशुओं को या सभी चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये क्या है? अगर आपने इसका आंसर गलत दिया तो अपनी पेन कॉपी बंद और जाना है और बेड पर जाकर एसी चलाना है, फुल चद्दर ओढ़नी है और जाके मस्त सोना है ना। चलिए देखो भैया यहां पर क्या है, हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, जो आपको राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार की बात करता है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, दोनों की है। तो करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। वो कह रहा है एसी नहीं है तो कूलर चला के सो जा, इससे बड़ी आंसर करेक्ट दे दे, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, सिंपल है भाई, वित्त आयोग के आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। वही क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आगे भी आएंगे। फाइनेंस कमीशन और वित्त आयोग, क्या बात है, वेरी गुड। देखो आपके सामने 4 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी डेफिनेटली करेक्ट। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी डेफिनेटली करेक्ट, है ना भैया। आर्टिकल 280 किसकी बात करेगा? सर ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये वित्त आयोग की बात करेगा, इसके बाद आर्टिकल 324 किसकी बात करेगा बेटा? इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये चुनाव आयोग की बात करेगा। देखो जिस तरह से मैंने ये चारों आर्टिकल आपको बताए हैं, जब आप तैयारी करो और जब आप मॉक टेस्ट दो तो आपको भी आंसर के अलावा जो बाकी आर्टिकल सामने लिखे हुए हैं वो सारे आने चाहिए। अगर आपको वो सारे नहीं आते हैं तो एक बात क्लियर है भैया कि आपकी तैयारी में कमी है। मैंने आपको रिसेंटली एक आर्टिकल्स की क्लास करवाई थी। अगर जो बच्चे को क्लास नहीं मिली है मैं आपको ग्रुप के अंदर क्लास दोबारा शेयर कर दूंगा, नहीं तो जाके आप सर्च करोगे आपको क्लास मिल जाएगी मेरे नाम से। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज नेशनल इमरजेंसी बेटा क्या होती है? सर राष्ट्रीय आपातकाल होती है। क्या होती है बेटा? सर राष्ट्रीय आपातकाल होती है। ठीक है सर। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? सर प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या होती है बेटा? सर ये होती है चुनाव आयोग, ये होती है बेटा जी चुनाव आयोग, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि आपके आंसर सही हो रहे होंगे सारे। एक और आर्टिकल आ गया,
प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस की बात करी गई है। जैसे ही कोई लोकसभा बनती है तो लोकसभा का जो पहला सत्र होगा या पहला सेशन होगा, उस पहले सेशन की पहली स्पीच या पहले सेशन की पहला भाषण वो राष्ट्रपति साहब देंगे। जैसे कि इलेक्शन हुए, नई लोकसभा बनी, तो नई लोकसभा के अंदर पहला भाषण प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद हर साल एवरी ईयर जब आपका बजट सेशन से हमारा ईयर स्टार्ट होगा तो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर पहला जो भाषण होगा, जो पहला एड्रेस होगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। यह लिखा गया है आर्टिकल 87 के अंदर। यह लिखा गया बेटा आर्टिकल 87 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आइए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया, यानी कि माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। आपके सामने 4 आर्टिकल हैं, ये चारों आर्टिकल आपको आने चाहिए क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 अभी हम करके आए हैं, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 बेटा अभी करके आए हैं हम, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के बारे में। समझ आपको नहीं आया होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यह संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करता है, ठीक है। राइट आंसर इज आर्टिकल 29 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 29 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? मंडल आयोग की रिपोर्ट कौन से ईयर में सबमिट की गई थी? आपने मुझे सिर्फ इसका आंसर देना है और आगे बात आपको मैं बता दूंगा कि आगे बात क्या करनी है। बिल्कुल बेटा करेक्ट बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही आंसर है आपके, है ना। जो बच्चा CGL, CHSL या इस साल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, ये आपका मामला इस बार सेट लग रहा है मुझे, है ना। आ जाओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका 1980 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम यहां पर आपसे मंडल कमीशन की बात करता हूं तो मंडल कमीशन के लिए बेटा थोड़ा आपको आज पढ़ाना चाहूंगा, आपको मंडल कमीशन में थोड़ा सा आपको पढ़ाना चाहूंगा मैं। आइए जरा एक बार कि क्या पढ़ाना है सर, आप क्या लेकर आए हो खास आज, ये बेटा आपके सामने आ जाएगा। अभी देखिए आपके सामने आ चुका है, ये देखो मैं लिखा हुआ है सामने, यहां पर ये आपके साहिल सर आपके सामने कि डाउनलोड आवर ऐप फॉर दिस PDF। अगर आपको PDF चाहिए तो ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि इंडिया की बेटा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस की है कि 27% जॉब्स में, सेंट्रल सर्विस में, PSU में बैकवर्ड क्लासेस को, OBC को रिजर्वेशन दी जाएगी। मंडल आयोग या दूसरा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1979 में हुई, यानी कि स्थापना कब हुई? 1979 में हुई। इसकी अध्यक्षता BP मंडल के द्वारा करी गई थी और उन्होंने 1980 में रिपोर्ट को सबमिट किया। क्या करा बेटा? रिपोर्ट को सबमिट किया और 1919 में इस रिपोर्ट को लागू किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में OBC को अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दिया गया और इस 27% के जुड़ने के बाद टोटल रिजर्वेशन 50% हो गया था। टोटल रिजर्वेशन 50% हो गया था। राइट बेटा आपके सामने है बिल्कुल। चलिए इसी के साथ साथ हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? मुझे लगता है कि ये काफी इजी क्वेश्चन है, हम कई बार कर चुके हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई क्षति पहुंचाए, कोई आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो आप बेटा कहां जा सकते हो? आर्टिकल 32 जो हमने बात करी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, आर्टिकल 32 बेटा इसी के बारे में बात करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने के केस में, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट इशू करने की शक्ति होती है,
यहां पर सुप्रीम कोर्ट बेटा रिट इशू करेगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट रिट इशू करेगा आर्टिकल 226 के अंदर। ये दोनों नंबर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आते हैं। करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए बेटा। Which of the following articles of Indian Constitution deal with citizenship in India? मुझे लगता है कि यह काफी आसान क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप की बात अगर हो रही है तो सिटीजनशिप के आर्टिकल क्या है भैया, अभी बताकर आया हूं, अभी बता के आया हूं 2 सेकंड पहले कि आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज डेफिनेटली राइट आंसर इज आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फंडामेंटल आपके सिटीजनशिप पार्ट 2 की बात करता है और आर्टिकल 5 से 11 की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किसके बारे में बात करता है? 10th शेड्यूल जो भारत का संविधान में है वो इनमें से किसके बारे में बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, पंचायती राज के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में? नागपंचमी, क्या बात है, ये होता है शार्प माइंड की। एक बार मैंने बताया और आपने उसको अपने मन के अंदर घोट कर पी लिया। चलिए आगे बोलिए बेटा। क्या था ना भैया कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1985 के अंदर हुआ, उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ को भारत में ऐड किया गया, और इसी के साथ एक ऐड हुआ भारत में 10th शेड्यूल, इसी के साथ साथ भारत में ऐड हुआ 10th शेड्यूल, एंड द करेक्ट आंसर इज एंटी डिफेक्शन लॉ इज द करेक्ट आंसर। सर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, मतलब दल बदल, यानी कि अपना दल बदल लेते हैं, यानी कि अपना दल बदल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। लेकिन सर कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अब मुझे एक बात बता, कानून बनाने की जरूरत क्या है कि मानो मैंने किसी बीजेपी के एमपी को वोट दिया, अगर वो बीजेपी का एमपी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चला जाए तो ये जो धोखाधड़ी है वो किसके साथ है? वो जनता के साथ है। इसीलिए पार्लियामेंट ने ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया, एंड यस द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए। यहां पर बी नहीं होगा मेरे भाई, ये गलत लिखा है, बी इज द रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज ए। चलिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट भारतीय संविधान के अंदर इनमें से कौन से पार्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है? अगर सब बच्चों को क्लास के अंदर मजा आ रहा है, अगर सब बच्चों को क्लास के अंदर मजा आ रहा है तो सारे बच्चे एक बार थंब, यानी कि यस सर थंब मुझे बनाकर दिखा देंगे, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि जो मेहनत मैंने आपके लिए आज करी है उसमें मैं सफल हूं और आपको उसके अंदर मजा आ रहा है। राइट, चलिए ये बात है मेरे भाई 1992 की। 1992 के अंदर एक 73rd संविधान का संशोधन आया, 73rd एक संविधान का संशोधन आया, और इसी के साथ साथ एक 74th संविधान का यानी कि 74वां संविधान का संशोधन आया। जरा पलट के देख ले कितने बच्चे थंब भेज रहे हैं, क्या बात है। बस इसी बात से मेरा दिल खुश हो जाता है, इसी बात से मेरा दिल खुश हो गया है ना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो रिलेट करता है बेटा पंचायत से, जो रिलेट करेगा बेटा पंचायत से, वहीं पर 74th बेटा रिलेट करेगा किससे? सर नगर पालिका से, यानी कि सर म्युनिसिपालिटी से, यानी कि सर म्युनिसिपालिटी से। यहां पर बनाया गया पार्ट 9, इसने बनाया पार्ट 9A। ये दोनों बातें एग्जाम के अंदर आती हैं, आपने भूलना नहीं है, ये दोनों बातें बेटा एग्जाम में आते हैं, आपने भूलना नहीं है। राइट, एंड यस द करेक्ट आंसर इज पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। पंचायती राज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत के अंदर सबसे पहले कौन से राज्य ने पंचायत की शुरुआत करी थी, यह बताइए आप मुझे। भारत के अंदर कौन से राज्य ने सबसे पहले पंचायत की शुरुआत करी थी या पंचायत को अपनाया था? बताइए बेटा क्या आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड अभी न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यूनिवर्सल सिविल कोड से 100% आएगा। सर यूनिवर्सल सिविल कोड होता क्या है? जैसे हमारे देश में, वेरी गुड, नागौर जिला राजस्थान, हमारे देश में एक होता है क्रिमिनल लॉज, एक होते हैं सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज सबके लिए सेम है, लेकिन सिविल लॉज अलग अलग, कुछ चीजें ऐसी है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग उनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ बातें हैं। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि सबके लिए समान कानून बनाया जाए, यानी कि क्रिमिनल लॉज जो सबके लिए सेम है वही सिविल लॉज भी सबके लिए सेम हो जाए। तो अभी रिसेंटली हमारे देश में एक ही राज्य है गोवा, जहां पर यूनियन आपका यूनिवर्सल सिविल कोड लागू है। अभी बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर, बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर लागू किए जाने वाला है। इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले मॉनसून सेशन में बीजेपी, आने वाले मॉनसून सेशन में बीजेपी यूनिवर्सल सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने वाली है। और देखो, ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड को बीजेपी लोकसभा के अंदर तो पास करवा लेगी, लेकिन राज्यसभा के अंदर तो 119 लोग चाहिए और 109 लोग उनके पास हैं। थोड़ा सा आंकड़े के अंदर फर्क आ रहा है। तो ऐसा सुनने में आया है कि वहां पर आप गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो दिल्ली के अंदर है, वो राज्यसभा में बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है यूसीसी पास करने के। लेकिन ऐसा यह भी कहा जा रहा है न्यूज में कि वहां पर आप गवर्नमेंट की शर्त यह होगी कि जो सारी शक्तियों को छीनने के लिए जो राज्यपाल के द्वारा ऑर्डिनेंस दिल्ली के अंदर पास किया गया है, वो उसको वापस दिलवाएंगे। आज ही सुबह मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डिनेंस को डाला भी गया, उसके फाइट अगेंस्ट भी कर रही है दिल्ली सरकार। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज गोवा। और आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का पार्ट है बेटा, वो बात करता है किसके बारे में? यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में, राइट? वेरी गुड। चलिए 26वां क्वेश्चन, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? अरे भैया, शुक्र है कि मैंने आपसे साल नहीं पूछा, सिर्फ मैंने आपसे स्टेट और आपसे जिला पूछा। आपने स्टेट मुझे बता दिया राजस्थान और बता दिया नागौर जिला। आपने मुझे बताना है कि कौन से ईयर में किया गया था, आपने मुझे बताना है कि कौन से ईयर के अंदर किया गया था, राइट? बताइए क्या आंसर है बेटा इसका? राइट आंसर इज वेरी गुड, 1959 इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के अंदर कहां किया गया? नागौर जिले के अंदर किया गया। नागौर डिस्ट्रिक्ट या नागौर जिले के अंदर इसको सबसे पहले लागू किया गया, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। Which of the following article of the Constitution, which of the following article of the Constitution of India makes a specific mention of village पंचायत? ग्राम पंचायतों के बारे में संविधान में कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया? ग्राम पंचायतों के बारे में संविधान में कौन से आर्टिकल के बारे में लिखा गया है? सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका ना एक हिंट दे देता हूं। मैं आपको इसका एक हिंट दूंगा। जो ग्राम पंचायतें बेटा वो सिर्फ डीपीएसपी के अंदर लिखी गई हैं और ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आती हैं। ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आती हैं, ये भी बात समझ लीजिए आप, है ना? यहां पर आपके सामने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 पहले बता चुका हूं, ये फंडामेंटल राइट के पार्ट है। आर्टिकल 246 कहीं से कहीं तक डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। यस, आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है आपका, 100% यही करेक्ट आंसर होगा, राइट? चलिए अगला 28th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? अगर यहां पर हम रिट्स की बात करें, रिट्स जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर्स यानी कि अन्य केसेस के अंदर भी रिट को इशू कर सकती है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि अगर रिट्स को लेके बात करी जाए तो रिट्स के केस में दायरा किसका ज्यादा बड़ा है? रिट्स के केस में दायरा किसका ज्यादा बड़ा है बेटा, जरा आप मुझे बताइए।
रिट्स के केस में दायरा ज्यादा बड़ा किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? करेक्ट आंसर इज 5 इज द करेक्ट आंसर। सर कौन से? एक हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्यो वरंतो और सर्चररी। क्यो वरंतो एंड सर्चररी। क्या बोलना चाहोगे बेटा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? क्या बोलना चाहोगे बेटा? राइट आंसर इज बड़ा दायरा बेटा किसके पास है? सर बड़ा दायरा हाई कोर्ट के पास है। सर बड़ा दायरा हाई कोर्ट के पास है। ठीक है भैया, जो बच्चे मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं अभी, मेरी रोज दोपहर को 3 बजे क्लास होती है और रोज शाम को 9 बजे क्लास होती है। आप इसी प्रकार मेरे साथ रोज मंडे से लेकर सैटरडे जुड़ सकते हो, ध्यान रखिएगा बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? यह क्वेश्चन भैया प्योर हिंदी में है। जिन बच्चों को हिंदी समझ नहीं आती है, मैं अभी इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दे दो, मैं आपको इस साइड पूरी बात बता दूंगा कि जो हमारे राष्ट्रपति का आर्टिकल 54 के अंदर चुनाव होता है, उस चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। सेकंड बात यह है कि चाहे मेरी क्लास आज वाली है या मेरी क्लास जो मंडे से लेकर सैटरडे तक दोपहर को 3 बजे होती है और शाम को 9 बजे होती है, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको ऐप का लिंक लाइव चैट के ऊपर नीली पट्टी पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है। आगे लिखा होगा साहिल मदान, वहां पर क्लिक कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं आपसे अभी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करूं, आर्टिकल 54 के बारे में बात करूं कि इसके इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे आप? ओनली इलेक्टेड पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। जिन लोगों को चुना गया यानी कि नॉमिनेटेड पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सर कौन कौन से करेंगे? लोकसभा प्लस राज्यसभा और साथ साथ विधानसभा सर किस किस की? सब राज्य की, साथ दिल्ली की और किसकी? पुडुचेरी की। दिल्ली की और पुडुचेरी की, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर उनकी अपनी विधानसभा है। अब पढ़ते हैं कि आंसर करेक्ट क्या होगा। यहां पर आपके सामने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, यानी कि यहां पर ये विधान सभा और विधान परिषद, इन दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करता। ध्यान रखेंगे बात, राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा पार्टिसिपेट करेगी, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए जहां जहां पर 2 लिखा है उसको काट दो, ये कटा और ये कटा। करेक्ट आंसर इज डी। एक बार 3 चेक कर ले, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी करेक्ट। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के, क्या बात है, राइट आंसर इज 1, 3, 4 करेक्ट है बेटा। सेकंड यहां पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए मेरे दोस्त। 30वां, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? पहले आप मुझे जरा ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। पहले आप मुझे बेटा ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, और थोड़े से जरा तमीज से बात करना है, थोड़े से बेटा जरा तमीज से बात करना। जब पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा तो जो उसमें एक आध यहां पर गलती आ रही है उसको ठीक करके सेंड करूंगा, डोंट वरी, वो आपको मैं ठीक करके सेंड करूंगा, है ना। लेकिन आप एक बार सारे बच्चे जल्दी से अपने उंगली के इस हिस्से को थोड़ा जोर दीजिए और वीडियो को जरा एक बार शेयर और लाइक मारिए। वीडियो को जरा बेटा एक बार शेयर और लाइक मारिए। अगर प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन करना है तो वो रिजाइन करेंगे किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन करना है बेटा तो वो रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट साहब को। ये दोनों आपस में खेलते रहेंगे। मैंने पूछा कि हमारे देश के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, ठीक है भैया, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए। अब बताइए कि हमारे देश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हमारे देश के प्रेसिडेंट का नाम बताइए क्या है, और थोड़ा तमीज से बताइएगा, है ना, जल्दी बोलिए कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है इस समय।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, वाइस प्रेसिडेंट कहां है, ये रहा, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए दोस्त आइए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा, भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है। देखो दो प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं नॉमिनल हेड, यानी कि सिर्फ कहने का हेड है ये, और इसको बोलते हैं रियल हेड, यानी कि सारे असली काम यही करता है, सारे असली काम यही करता है। यानी कि यहां पर बात चल रही है राष्ट्रपति की, यहां पर बात चल रही है राष्ट्रपति की, और यहां पर बात चल रही है प्रधानमंत्री की, यहां पर बात चल रही है प्रधानमंत्री की। देखो भैया क्या है ना कि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में जनता ने जिन लोगों को चुना है, डेमोक्रेसी में जनता ने जिन लोगों को चुना है बेटा, यानी कि प्रधानमंत्री को चुना है हमने, तो प्रधानमंत्री असली अध्यक्ष है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्रेसिडेंट भी लिखा है यहां पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसके पास ये राइट है कि वो अपने, किसके पास ये राइट है कि अपने वो केसेस को हमारे देश में जहां पर भी चाहे वहां ट्रांसफर कर सकता है। भाई सिंपल सी बात है ना, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक ही है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है, जो कहां है भैया, जो दिल्ली में है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हमारे देश के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है ना। तो राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन 33rd, उपराष्ट्रपति इनमें से कौन से सदन का अध्यक्ष होता है। हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट जिसके इलेक्शन में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यानी कि जिनको चुना गया है और जिनको सिर्फ नॉमिनेट कर लिया गया है, दोनों करते हैं। आप मुझे आंसर दीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट, क्या बात है, वेरी गुड। राइट आंसर इज राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिएगा कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। जैसे हमारे लोकसभा का जो चेयरमैन बेटा कौन है, वो स्पीकर है, एंड स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है। लेकिन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बेटा 34वां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है। एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, यानी कि विशेष रूप से गठित अधिकरण के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, या पार्लियामेंट के द्वारा। जल्दी बोलिए बेटा क्या आंसर होगा। हमारे देश में प्रेसिडेंट के ऊपर, यहां पर प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की बात करी गई है, यहां पर प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के महाभियोग की बात करी गई है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 61, इसका आर्टिकल है बेटा आर्टिकल 61। यह हक सिर्फ और सिर्फ संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेकिन कहीं पर भी स्टार्ट किया जाए, मानो लोकसभा के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है, वैसे तो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। मानो कि अगर लोकसभा के अंदर स्टार्ट किया गया प्रोसेस, तो पहले एक पर्चा बनाया जाएगा और उस पर्चे पर 1/4 मेंबर के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। 1/4 मेंबर के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। अगर 1/4 मेंबर हस्ताक्षर कर देते हैं, अगर 25% लोग हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसके बाद स्पीकर के सिग्नेचर कराए जाएंगे, स्पीकर के। अगर स्पीकर भी साइन कर देता है, तो उसके बाद
एक बिल की तरह इसको लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा। और अगर स्पेशल मेजोरिटी कितनी, 2/3 प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 तो चाहिए, उसके साथ साथ नॉर्मल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए। सो यस, करेक्ट आंसर इज संसद। और भैया अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए मेजोरिटी कौन सी चाहिए, तो राइट आंसर इज स्पेशल मेजोरिटी। राइट आंसर इज स्पेशल मेजोरिटी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बेटा। ये जो बातें मैं आपकी साइड में लिख रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में आएंगी, इसको लिख लिया कीजिए। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? देखो, मैंने आपको खुद बताया इसका आंसर, जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देगा, है ना। हाँ, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग का मतलब इंपीचमेंट, अगर राष्ट्रपति को अपनी सीट से हटाना हो तो। इसका आंसर तो बेटा क्या होगा? राइट आंसर इज डेफिनेटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर, जो 1951 से लेकर 1962 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति या भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज डी। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। Who was the first डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? एक ना आर्टिकल 93 होता है, एक होता है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 बोलता है कि जैसे ही न्यू लोकसभा या जैसे ही नई लोकसभा बनाई जाएगी, नई लोकसभा के बनाते ही सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों का चुनाव किया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों का चुनाव किया जाएगा। आपने मुझे सिर्फ यह बताना है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। सिंपल आंसर है बेटा, देखो इसको काट दो और इसको काट दो। जीवी मावलांकर और एम ए अय्यानगर, इन दोनों में से एक आंसर है, इन दोनों में से बेटा एक आंसर है। फिर दे रहा हूं 2 मिनट, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा हूं, स्पीकर की बात नहीं कर रहा, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा हूं, स्पीकर की बात नहीं कर रहा, इसीलिए बता रहा हूं। फिर सोच लो एक बार, क्योंकि जीवी मावलांकर भारत के पहले स्पीकर हैं, जीवी मावलांकर भारत के पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं। वहीं पर एम ए अय्यानगर भारत के पहले डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। जो बच्चे सी लगा रहे हैं बेटा उन्हीं का आंसर करेक्ट है, बाकी का करेक्ट नहीं है ना। तो जिन्होंने सी लगाया उनकी तो बल्ले बल्ले, और बाकी सारे थल्ले थल्ले। चलिए इसके बाद ये देखिए आपके सामने क्या है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन 1946 ही वाज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, elected the president of the central legislative assembly and so its transition from constituent assembly to lok sabha। उसके बाद ये पहले जनरल हमारी जो लोकसभा बनी उसके ये पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा बने। चलिए जी मावलंकर साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपनी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि यूनियन मिनिस्टर किसके विल पर या किसके प्लेजर पर, किसकी विल पर या किसके प्लेजर पर अपने ऑफिस पर कंटिन्यू कर सकता है, अपनी ऑफिस पर कंटिन्यू कर सकता है। बच्चा कह रहा है कि सबका कट गया, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में नहीं कटेगा। अभी ये क्लास पॉलिटी की है ना, इसके बाद आपके लिए मैं ज्योग्राफी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की और एंशियंट प्लस मिडाइवल हिस्ट्री की 4 मैराथन और करने वाला हूं, 4 ऐसी मैराथन और करने वाला हूं। और अगर मुझे लगेगा कि इसके बाद भी और मैराथन की जरूरत है मैं और कर दूंगा। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। हमारे देश के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी अदर मिनिस्टर हो, या कोई भी अदर मिनिस्टर हो, इन दोनों को शपथ या इन दोनों को नियुक्त कौन कराएगा? इन दोनों को नियुक्त करेगा कौन बेटा?
करेगा हमारे देश का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन हमारा बेटा अभी 38वां आने वाला है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? यहां पर राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दी गई है? कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति या पावर दी गई है? फिर इसका आंसर आपको मैं दूंगा, फिर इसका आंसर बेटा आपको मैं दूंगा। जल्दी बोलो कि आपके अकॉर्डिंग टू यू आपका आंसर क्या है? जल्दी बोलो बेटा, अकॉर्डिंग टू यू आपका आंसर क्या है? जल्दी बोलिए मुझे, फटाफट फटाफट। मैं जरा पानी पी लूं एक बार, है ना? राइट, चलिए। तो यहां पर आर्टिकल बेटा आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 123, और 6 महीने तक वो मान्य रहता है। जैसे लोकसभा बनी नहीं तो लोकसभा के सामने उस ऑर्डिनेंस को पास सबमिट किया जाएगा, पेश किया जाएगा कि देख लो भैया क्या करना है इसका, और उनको 6 महीने मिलते हैं कि 6 महीने आपके पास है, 6 महीने कर लीजिए, है ना? 6 महीने के अंदर अगर आपने पास कर दिया तो बेस्ट, अगर नहीं किया तो फिर छुट्टी। राइट, चलिए। और आर्टिकल ध्यान रखने का 123 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। लोकसभा का निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रहा है और आगे भी आएगा। हमने काफी सारे आर्टिकल आज करे हैं, जैसे अभी CHSL का मेंस का पेपर हुआ, उससे पहले CGL का मेंस का पेपर हुआ था। आर्टिकल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। अभी CGL का क्वेश्चन आपका 14 जुलाई को टीयर 1 का है, 14 जुलाई से स्टार्ट होगा, फिर आगे 2 अगस्त से CHSL का स्टार्ट होगा। दोनों में आर्टिकल के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। आर्टिकल अमेंडमेंट्स डेफिनेटली आएगा, अमेंडमेंट्स की आपकी मैं क्लास एक अलग जरूर ले लूंगा, है ना? क्या बात है भाई, देखो कि पहले हमारे लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर कितने थे सर? 552 थे, जिनमें से 550 थे इलेक्टेड और 2 थे नॉमिनेटेड, 2 थे नॉमिनेटेड। अभी 2019 के बाद क्या हुआ भैया? नॉमिनेटेड वालों को कैंसिल कर दिया गया, तो अब मैक्सिमम नंबर रह गया है 550। अब मैक्सिमम नंबर रह गया बेटा 550, डी इज द करेक्ट आंसर। और प्रेजेंट मेंबर कितने हैं सर? प्रेजेंट है 543, प्रेजेंट है 543। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। राज्यसभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? राज्यसभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दो और आगे बढ़ो। राज्यसभा का गठन कौन से साल पे किया गया? जल्दी बोलिए बेटा क्या आंसर होगा? 550 पहले का करेक्ट है ना? बिल्कुल सही है बेटा। जरा बताइए एक बार कि क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट। right answer is very good, 1952 is the correct answer, 1952 is the correct answer। next question, आइए बेटा। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG यानी कि कैग, इनमें से किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं? फिर आप मुझे बताएंगे कि कैग का आर्टिकल क्या है, फिर आप मुझे बताएंगे कि कैग का आर्टिकल क्या है। कैग का काम क्या होता है? कैग का काम होता है हमारे देश के जो भी पैसे जहां पर भी खर्च हो रहे हैं उसका ऑडिट करना कि वो पैसे सही जगह पर खर्च हुए हैं या सही जगह पर खर्च नहीं हुए हैं। अगर खर्च हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? राइट आंसर इज प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल क्या बेटा इसका? जल्दी बोलो। आर्टिकल बोलो जल्दी इसका। वेरी गुड, आर्टिकल 148 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 148 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बेटा। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? अरे भैया कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का मेंबर या उस सदन का सदस्य नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है नहीं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं।
एक बच्चा कह रहा है कि सर आप शौर्य बैच के अंदर पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? एसएससी अड्डा 24/7 में जो भी बैच रिलीज होगा या जो भी पेड बैच किसी भी कोर्स के लिए कराया जाएगा, उसके अंदर इकोनॉमिक्स मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। किसी किसी में सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, किसी किसी में सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और मेरा तरीका पेड बैच के अंदर पढ़ाने का अलग है। मैं पूरी थ्योरी भी कराता हूं और उसके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाता हूं। आगे बढ़िए। देखो भैया, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर होता है। क्या स्पीकर लोकसभा का मेंबर है? यस। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का बेटा चेयरमैन कौन है? सर वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो भैया जब नो है तो फिर बात खत्म हो गई ना। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन। मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इनमें से कौन उसका पार्ट नहीं होता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि आर्टिकल 78 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करी जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इनमें से पार्ट कौन नहीं होता? काउंसिल मिनिस्टर के पार्ट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं? यस होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं? यस होते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं? यस होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होता। तो आंसर इज करेक्ट आंसर इज सी। चलिए, जो बच्चे बी लगा रहे हैं ना बेटा, नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम ऐसे। मेहनत करो, मेहनत करो। जो बच्चा अभी उसको लगता है कि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, चाहे वो जीके जीएस के हों, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी किसी के भी हों, या फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग या इंग्लिश के हों, सारे बच्चे जिसकी दिक्कत लग रही है वो बेटा किसी भी पेड बैच में एनरोल कर लेना। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम का महापैक है। आपने कोड लगाना है Y724। अभी महापैक पर आपकी डबल वैलिडिटी चल रही है। अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको डबल वैलिडिटी के साथ साथ 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी। करेक्ट आंसर इज क्या लिखा भैया? हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल इन द लोकसभा? सिंपल, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बात करी गई है मनी बिल की, यानी कि यहां पर हम आर्टिकल 110 की बात कर रहे हैं। मनी बिल जिसको पेश कहां किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा। पेश करने से पहले किसकी मंजूरी चाहिए? सर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्या बच्चे डी लगा रहे हैं? क्या बात है बेटा। क्वेश्चन हमारा 45वां। आइए, इंडियन सिटीजनशिप इनमें से किसके द्वारा ग्रांट करी जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा? क्या बोलना चाहेंगे आप? राइट आंसर इज वेरी गुड। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नागरिकता प्रदान करी जाती है। मुझे लगता है कि जितने हमने नागरिकता के क्वेश्चन आज कर लिए हैं, आपके एग्जाम में नागरिकता से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा आज की क्लास की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट बेटा, अगर आप मेरे साथ इसी प्रकार डेली जुड़ना चाहते हो तो डेली 3 बजे दोपहर को और शाम को 9 बजे एसएससी अड्डा 24/7 पर मेरी क्लास होती है और अपनी क्लास की पीडीएफ में आपको मेरे ग्रुप में शेयर कर देता हूं। उसके लिए आपको अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना, आपको पीडीएफ आज की मिल जाएगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, चाहे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी हो, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो 90% वो काम उसके अध्यक्ष को कौन चुनेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा चुनेगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड। आइए बेटा अगला क्वेश्चन इसी के साथ साथ 47वां क्वेश्चन। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए कोरम या कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है?
क्या होता है ना भैया, जब लोकसभा का कोई सेशन करना है तो कम से कम लोग चाहिए होते हैं, उसे बोलते हैं कोरम, उसे बोलते हैं कोरम। और वो कितना होता है सर, वो होता है 1/10, 1/10 बोल लो या उसको 10% बोल लो। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़िए बेटा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। When did India become a fully sovereign democratic republic? भारत पूर्ण रूप से संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य कब बना? क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग की बत्ती जलाइए, है दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए और इसका आंसर दीजिए, है ना। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए और इसका आंसर दीजिए, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक बना, जिस समय वो सवरन और डेमोक्रेटिक दोनों बन गया था। करेक्ट आंसर इज सी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि हमारा देश सोशलिस्ट और सेक्युलर कब बना, तो राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 49th क्वेश्चन। अभी मेरे सामने एक आंकड़ा है, जिस आंकड़े का मतलब क्या है, जितने बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं उतने ही बच्चों का लाइक भी है। अब लाइव बढ़ गया और लाइक भी दोनों बढ़ गए हैं, लेकिन अभी 1358 लाइव बच्चे थे और 1358 आपके टोटल लाइक्स भी थे। क्या बात है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है बेटा। क्या होता है ना, एक होता है फंड जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड, फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, जिसको प्यार से बोलते हैं संचित निधि। ठीक है, भारत की जितनी भी आय होगी और भारत का जितना भी खर्चा होगा वो सारा इसी में से किया जाएगा। लेकिन इसमें से पैसे को निकालने की शक्ति किसकी है? इसमें से पैसे को निकालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन 50वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेटा चारों लाइनें हिंदी में है, मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चारों लाइनें बेटा हिंदी में मैनेज कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, एक आकस्मिक निधि भी है, यहां पर बात समझने वाली क्या है बेटा, कंसोलिडेटेड यानी कि संचित निधि में से पैसा निकालना हो तो संसद की मंजूरी चाहिए। लेकिन मानो अगर संसद का सत्र या सेशन नहीं चल रहा तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट के पास यह शक्ति है कि प्रेसिडेंट कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया या आकस्मिक निधि में से पैसे को रिलीज करके काम कर सकता है। पढ़ते हैं भैया, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। क्या ढूंढना है? ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना ही है। राज्यसभा के अंदर पेश नहीं किया जा सकता, ओनली लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी से भी प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत। धन विधेयक सभा में, लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपने पूरी हिम्मत से डटे रहना है, अपने ग्राउंड को होल्ड करके चलना है। यह नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता। ध्यान रखना उन दिनों को जब आपने रात भर बैठ के तैयारी करी है, जब आपने गर्मी के अंदर पंखे को बंद करके तैयारी करी है कि कहीं नींद ना आ जाए, कूलर बिना चलाए तैयारी करिए कहीं नींद ना आ जाए, तो आपने उन दिनों को याद रखना है, हिम्मत को बांधे रखना है और आंसर अपने खुले दिमाग से, शांत मन से पढ़कर आंसर आपने करेक्ट लगाना है, तभी आपका सपना पूरा होगा एक सरकारी नौकरी पाने का। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 51 क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये काफी शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के अंदर भी आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका एक बार सीजीएल के अंदर भी आ चुका है कि हमारे देश में स्टेट का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, स्टेट की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 के अंदर। सिंपल सी बात, आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है? चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट हो
या स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन लेजिस्लेचर हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, यानी कि पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, ये तीनों ही स्टेट के पार्ट हैं, क्योंकि ये तीनों ही स्टेट के पैसे से चल रही हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। लॉजिकली तो जो स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है बेटा, वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 52वां। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? यह आंसर दो और यह बताओ कि लोकसभा की पहली सिटिंग कब हुई, या लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, यह बताइए आप मुझे। लोकसभा का चुनाव कब हुआ यह बताइए, और लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ यह बताइए। लोकसभा का पहला चुनाव हुआ बेटा 1951, 1952, थोड़ा ज्यादा चल गया था, तो राइट आंसर इज 1952 इज द करेक्ट आंसर। पहली सिटिंग कब हुई सर? 13 मई 1952 को। सर 13 मई 1952 को पहली सिटिंग होती है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बेटा टोटल 60 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे करके जाना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? 1, 2, 3 और 4। आपके सामने 4 नाम है। प्रधानमंत्री के नियुक्ति का प्रावधान किसके अंदर दिया गया है? आपने मुझे सिर्फ यह बताना है और बात खत्म हो जाएगी। आपने मुझे सिर्फ यह बताना है बेटा और बात यहां पर खत्म हो जाएगी जल्दी से। तो बिना इंतजार करे किसी बात का मुझे फटाफट से बेटा आंसर दे दो कि आंसर क्या होगा, जल्दी से। बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड। देखो अगर हम आर्टिकल 72 की बात करें तो आर्टिकल 72 पार्डन के पावर की बात करता है। किसके? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के पार्डन के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि भारत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। भारत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, यह इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है, किसके? प्रेसिडेंट की, ठीक। आर्टिकल 76 बात करता है किसकी बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब यह भी जान लो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, या भारत के प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाता है। ऑलरेडी बता के आ चुका हूं। राइट आंसर इज राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए यहां पर जो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, और फीलिंग यह आ रही है कि हमारा थोड़ा सा ना यहां पर एक गलती होगी बेटा। ये हमारा आंसर 76 नहीं होगा, हमारा बेटा आंसर होगा 75। शायद मैंने गलती कर दी है। राइट आंसर इज 75। शपथ कौन करेगा या उसको नियुक्त कौन करता है? राइट आंसर इज राष्ट्रपति। यहां पर बेटा आपका आंसर होगा आर्टिकल 75 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 75 इज द करेक्ट। बेटा बी करेक्ट है, 76 करेक्ट नहीं है बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए हाँ 76 बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। थोड़ा सा बेटा मैं गलती कर गया, कंफ्यूजन हो गई। चलिए इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंशियल प्रोविजन या फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है? इनमें से कभी कभी गलती हो जाती है यार इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंशियल प्रोविजन या फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है? ठीक है, जल्दी बोलिए बेटा क्या आंसर होगा। राइट आंसर इज, देखो यहां पर आपके सामने 4 आर्टिकल लिखे गए हैं। आर्टिकल 52 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। 356 प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। आपने मेरे को यह बताना है कि हमारे भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार या कौन से साल में लगाया गया था? कौन से ईयर के अंदर हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी?
कौन से साल में हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी? करेक्ट आंसर इज सी। आप मुझे इसका आंसर दो। बच्चे कह रहे हैं 1 बार, 0 बार। वेरी गुड। हमारे भारत में आज तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। 2 बार मुझे याद है बात हुई थी, एक 1991, एक 1992 वाले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के समय, और अभी कोविड के समय 2020, 21, 22 के आसपास लगाने की बात चली थी, लेकिन आरबीआई ने केस को संभाल लिया था कि हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। चलिए 55वां क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? अभी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल पहला क्वेश्चन था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तब रेजिजरी पावर्स किसके पास थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि वाइसरॉय के पास थी। लेकिन अभी किसके पास है? अभी हमारे भारत के पास अभी एक केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची है और एक समवर्ती सूची है। अगर कोई चीज इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं लिखी हुई, अगर कोई चीज इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं लिखी हुई और उसके बारे में कोई कानून बनाना है, तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? उसे बोलते हैं रेजिजरी पावर्स। करेक्ट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। हमारे देश में अभी रेजिजरी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास है, तो करेक्ट आंसर इज ए। आइए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 56वां। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? अरे क्या बात है, यह बात मैं आपको पहले बता के आया हूं। अभी जो हम बात ऑलरेडी करके आए हैं बेटा, अभी हम इसके बारे में बात करके आए हैं, तो आप जरा बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए। राइट आंसर इज, देखो राइट आंसर इज आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये समानता के बारे में बात करता है। और आप आर्टिकल 44 को ध्यान से देखो, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, यानी कि दोनों जगह समान नंबर है, दोनों जगह समान नंबर है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर। राइट। चलिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 57 आ चुका है। इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन से देश से बोरो किया है? इंडिया ने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट इनमें से किससे बोरो किया है? जल्दी बताइए आप मुझे। बोलो बेटा क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग टू यू इसका आंसर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू इसका आंसर बेटा जल्दी बोलिए क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप मुझे कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या बात है? फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली बेटा यूएसए से लिए गए हैं। राइट आंसर, फंडामेंटल राइट्स यहां से लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से लिए गए हैं। अच्छा, रशिया से क्या लिया गया ये बताइए। रशिया से हमने क्या किया है बोरो, ये बताइए। या लिखता हूं मैं आगे आपके कि रशिया से हमने क्या बोरो किया है, आप मुझे ये बताइए। रशिया से हमने क्या बोरो किया, सिंपल है ना। कमेंट बॉक्स में आके बोलो, कमेंट बढ़िया चल रहा है, यूएसए करेक्ट आंसर है ना। रशिया से हमने बोरो किया बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से करें। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन एक और भी आता है कि डीपीएसपी कहां से किया है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी हमने कहां से करे बेटा? हमने तो डीपीएसपी आयरलैंड से करे हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने करे हैं, लेकिन ये आयरलैंड के ओरिजिनल नहीं है। आयरलैंड ने ये बोरो करे थे स्पेन से। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया सीजीएल के कि भारत ने जो डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो करे हैं, वो आयरलैंड ने एक्चुअली में किससे बोरो करे थे? तो करेक्ट आंसर इज स्पेन। ठीक है, फिर यहां पर यूके लिखा हुआ है। यूके से हमने क्या किया बेटा? यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोरो किया। यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोरो किया। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। राज्यपाल का जो वेतन होगा या उसका जो भत्ता होगा वो इन चारों में से किससे जाएगा? गवर्नर की जो सैलरी है,
या गवर्नर की जो एमोल्यूमेंट्स हैं वो किसके हिस्से से जाएंगी? गवर्नर देखो भैया क्या है, हमारे देश में दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव और एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो सैलरी जाएगी, भत्ता जाएगा, वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। वहीं पर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है जैसे कि प्रेसिडेंट, उनकी जो सैलरी भत्ता जाएगा बेटा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। जो बच्चे बेटा डी लगा रहे हैं मामला खराब चल रहा, तैयारी सही नहीं चल रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या ढूंढना है? हमने यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, हमने यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। जल्दी से फाइंड कीजिए और आगे बढ़िए, जल्दी से फाइंड कीजिए बेटा और आगे बढ़िए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। राइट आंसर इज, पढ़ते हैं बेटा, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है ना 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 ना, जो डेथ सेंटेंस को यानी कि मृत्यु दंड को जो क्षमा करने की यानी कि उसको एंड करने की शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। हां, यह बात सत्य है कि राज्यपाल या गवर्नर मृत्यु दंड को, डेथ सेंटेंस को कम कर सकता है, डेथ सेंटेंस को 14 साल की जेल में कन्वर्ट कर सकता है या उसको कम कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को बिल्कुल माफ या क्षमा नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, आफ्टर विच अमेंडमेंट द राइट टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट्स। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में उसको एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अभी एक लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर। और यह घटना घटी थी 1978 में 44वें संशोधन के बाद। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद जो हमारा राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करके लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। चलिए इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों,